वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण शुरू। आज विशेष विमान के जरिए दुबई से कोच्चि आ रहे हैं 177 भारतीय। 588 भारतीयों को लेकर आईएनएस जलाश्व भी माले से कोच्चि के लिए रवाना। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 4 बजे करेंगी चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस। संकट के दौर में घोषित आर्थिक पैकेज के सिलसिले में देंगी आगे की जानकारी। उत्तर प्रदेश के औरैया में ट्रक पलटने से 24 प्रवासी मजदूरों की मौत, 38 घायल। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने हादसे पर जताया दुख। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हादसे की जांच के आदेश। पीड़ितों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया निर्देश। कहा, घर लौटने वाले मजदूरों को पैदल न जाने दें, बल्कि बसों या श्रमिक स्पेशल ट्रेन से किया जाए रवाना। भोजन और पानी का भी करें इंतजाम। भारत में कोरोना के कुल 53,035 सक्रिय मामले, 2,752 लोगों की मौत, 30,152 मरीज संक्रमण से हुए मुक्त। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है अमेरिका। वैक्सीन बनाने में भारत अमेरिका मिलकर करेंगे काम। दुनिया भर में 45,34,000 से अधिक लोग कोविड-19 से संक्रमित, 3 लाख से अधिक मौतें। रूस में 2,60,000 से अधिक पहुंचा संक्रमण का मामला। अमेरिका में कोरोना का सबसे अधिक प्रभाव। जर्मन फुटबॉल लीग की आज से होगी शुरुआत। लीग पर होगी दुनिया भर के फुटबॉल फैंस की नजर। इसी के साथ बुंदेसलीगा बनेगा शीर्ष यूरोपीय लीगों में वापसी करने वाला पहला लीग। नमस्कार, इस वक्त की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम हाजिर में हूं प्रकाश और खबरें विस्तार से। कोविड-19 के महामारी के दौरान विदेशों में फंसे संकटग्रस्त भारतीयों को स्वदेश वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है, जो इस महीने की 22 तारीख तक चलेगा। इसके तहत आज दुबई से कोच्चि के लिए एक विमान उड़ान भर रहा है, जिसमें 177 भारतीय सवार हैं। इसमें गर्भवती महिलाएं भी हैं, जिनके लिए विमान में मेडिकल सुविधाएं मौजूद हैं। दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास के प्रेस राजदूत नीरज अग्रवाल ने यह कहा कि लॉकडाउन के दौरान जारी किए गए निर्देशों का पालन हो रहा है। We have put some medical crew also, so there are 2 doctors and 2 nurses also on board the flight to take care of any special need arising during the journey. So we wish them, all the travelers, a very best to them, and we are happy that we were able to accommodate all the requests, whatever in the best possible manner. और विदेशों में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी के लिए नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया हुआ है, जिसके तहत आईएनएस जलाश्व और मगर को काम में लगाया गया है। आज सुबह आईएनएस जलाश्व माले से कोच्चि के लिए रवाना हुआ है। दरअसल कल ही जहाज को कोच्चि के लिए रवाना होना था, लेकिन खराब मौसम के कारण यात्रा टालनी पड़ी। आईएनएस जलाश्व में 588 भारतीय सवार हैं, जिसमें 6 गर्भवती महिलाएं और 21 बच्चे भी शामिल हैं। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोविड-19 की वजह से प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए घोषित आर्थिक पैकेज के सिलसिले में आयोजित की जा रही प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले के तहत आज शाम आगे की और जानकारियां देंगी। पिछले 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और लोगों को राहत पहुंचाने के बारे में कई घोषणाएं कर चुके हैं। अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने कारोबार, खासतौर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए राहत और ऋण सहायता की घोषणा की थी। दूसरे चरण में प्रवासी मजदूरों, किसानों, बहुत छोटे कारोबारियों और रेहड़ी पटरी विक्रेताओं सहित गरीबों के लिए अनेक अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों का ऐलान किया गया था।
उन्होंने ये भी घोषणा की थी कि सरकार प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों को किफायती आवास सुविधा उपलब्ध कराने की योजना शुरू करेगी। तीसरे दिन वित्त मंत्री ने किसानों और खेती मजदूरों के लिए शुरू की जाने वाली कल्याणकारी उपायों की जानकारी दी थी, जिसमें उन्होंने खेती, मछली पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, जड़ी बूटियां उगाने और सप्लाई चेन से संबंधित गतिविधियों में संलग्न लोगों को राहत उपलब्ध कराने के बारे में घोषणाएं की। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में प्रवासी मजदूरों से भरी एक ट्रक हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 24 मजदूरों की मौत हो गई है और 38 घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल और सैफई पीजीआई भेजा गया है। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को निकाला और अस्पताल पहुंचाया। ये घटना आज तड़के 3:30 बजे की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा दुख जताया है और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की है। मुख्यमंत्री ने सभी घायलों को फौरन उचित इलाज मुहैया कराने का निर्देश दिया है। दिल्ली से आए थे जी, तो वो ढाबे के पास रुक के चाय वाय पी रहे थे। पीछे से एक ट्रक, बड़ा ट्रक जिसमें कि चूने के पूरे लदे हुए थे, राजस्थान साइड से आया, राजस्थान के नंबर है, उसमें कुछ ऊपर लोग बैठे थे, तो वो ट्रक पीछे से आके इनसे टकराया, तो शायद ड्राइवर को नींद जबकि अपनी कुछ चाहिए होगी, साइड में था, ट्रक साइड में खड़ा हुआ था, हाईवे साइड में था, उसमें भी टकराने से घटना हुई। 15 को हमने सैफई रेफर करा, जिनके ज्यादा फ्रैक्चर है और माइनर फ्रैक्चर, माइनर उसके 20 लोग यहाँ एडमिट है हमारे। दिल्ली से आए थे जी, तो वो ढाबे के पास रुक के चाय वाय पी रहे थे। पीछे से एक ट्रक, बड़ा ट्रक जिसमें कि चूने के पूरे लदे हुए थे, राजस्थान साइड से आया, राजस्थान के नंबर है, उसमें कुछ ऊपर लोग बैठे थे, तो वो ट्रक पीछे से आके इनसे टकराया, तो शायद ड्राइवर को नींद जबकि अपनी कुछ चाहिए होगी, साइड में था, ट्रक साइड में खड़ा हुआ था, हाईवे साइड में था, उसमें भी टकराने से घटना हुई। 15 को हमने सैफई रेफर करा, जिनके ज्यादा फ्रैक्चर है और माइनर फ्रैक्चर, माइनर उसके 20 लोग यहाँ एडमिट है हमारे। उत्तर प्रदेश के औरैया में मजदूरों के सड़क हादसे में मौत पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गहरा शोक जताया है। उन्होंने कहा कि औरैया उत्तर प्रदेश में हुई सड़क दुर्घटना के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ है। स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रभावित लोगों की मदद के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औरैया में हुई सड़क हादसे पर दुख जताया। पीएम ने ट्वीट करके ये कहा है कि उत्तर प्रदेश के औरैया में सड़क दुर्घटना बेहद ही दुखद है। सरकार राहत कार्य में तत्परता से जुटी हुई है और हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। वहीं केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर में घर खरीदारों के हितों की रक्षा करने के मकसद से जो रेरा की स्थापना की गई थी, उसमें होम बायर्स को काफी फायदा हुआ है और ये केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया एक ऐतिहासिक कानून है। As you know, 1st of May is a very special day for us, engaged in the housing and urban development space, as it is on this day that the Real Estate Act, in short RERA, came into full force. That is, all the 92 sections of the Act were notified for commencement from that date. This date is historic because within 2 years of the formation of the first NDA government of Shri Narendra Modi ji in May 2014, we finally had a parliamentary law for setting up a regulatory mechanism for transparency and governance in the real estate sector. स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 53,035 तक पहुंच गई है, जबकि 30,152 लोग इलाज के बाद संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं कोरोना वायरस की चपेट में आने से 2,752 लोगों की मौत हो चुकी है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए 1034 विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। एक ट्वीट में
पीयूष गोयल ने कहा कि कल इस तरह की 106 ट्रेनें चलाई गईं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार ने श्रमिकों को अपने अपने घरों तक पहुंचाने के लिए तेजी से कदम उठाए हैं और करीब 80% रेलगाड़ियां इन राज्यों के अनुरोध पर संचालित की जा रही हैं। लॉकडाउन में भले ही आम मुसाफिर फंसे हैं, लेकिन डाक विभाग की चिट्ठियां और आवश्यक वस्तुओं को आम लोगों तक पहुंचाने में कोई कोताही नहीं बरती गई। इसका पूरा श्रेय जाता है भारतीय रेल को, जिसने कोविड पार्सल कार्गो चलाकर जनता तक दवाएं और जरूरी सामानों को पहुंचाया। पार्सल कार्गो ने जनता को कैसे राहत पहुंचाई, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश राज। भारतीय रेल मुसाफिरों को गंतव्य तक पहुंचाने और मालगाड़ियों से खाद्यान्न को पहुंचाने का भगीरथ प्रयास कर रही है। साथ ही कोविड-19 कार्गो एक्सप्रेस रेलगाड़ियां लॉकडाउन में देश के विभिन्न हिस्सों में आवश्यक वस्तुओं को भी पहुंचाने में मुस्तैदी से जुटी है। मसलन जीवन रक्षक दवाइयां, ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य जरूरी सामान भी पहुंचाए जा रहे हैं। साथ ही डाक विभाग के पार्सल भी जनता की सहूलियत के लिए भेजे जा रहे हैं। जो कार्गो मूवमेंट है एक सिटी से दूसरे सिटी, अगर कोई प्राइवेट आदमी, कोई इंडिविजुअल, को ऑर्गेनाइजेशन, को एनजीओ अगर भेजना चाहती है तो इन सेवाओं को वो यूज़ कर सकते हैं और फास्टेस्ट तरीके से सामान को, कार्गो को भेजा जा सकता है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा का ये पान दिल्ली पहुंचा रेल कार्गो से और अब ये पान मोहब्बत की नगरी आगरा जाएगा। कुछ इंडस्ट्रियां मद्रास में है जो मद्रास इधर भेज रही है, दिल्ली से उधर जा रहा है माल। नई दिल्ली से हावड़ा, सियालदह से नई दिल्ली, गुवाहाटी से नई दिल्ली, अंबाला कैंट से कालका, अमृतसर हावड़ा, चेन्नई सेंट्रल से नई दिल्ली समेत देश भर के विभिन्न हिस्सों से कुल 21 कोविड पार्सल कार्गो ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है, जिसमें कुछ एक पार्सल रेलगाड़ियों का परिचालन 31 मई तक जारी रहेगा। पार्सल कार्गो रेलगाड़ियों में सामान बुक कराने के लिए संबंधित डिविजनल अधिकारी या पार्सल सुपरवाइजर से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। उत्तर रेलवे की वेबसाइट www.nr.indianrailways.gov.in पर तमाम जानकारियां उपलब्ध हैं। साथ ही स्पेशल कार्गो पार्सल ट्रेन की समय सारणी और संचालन की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। भारतीय रेल एक तरफ जहां मुसाफिरों को देश के विभिन्न हिस्सों में अपने गंतव्य तक पहुंचाने की कोशिशों में जुटी है, वहीं जीवन रक्षक दवाइयों को भी कोविड-19 कार्गो पार्सल ट्रेन के जरिए देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचा रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर हो या फिर जीवन रक्षक दवाइयां कार्गो पार्सल ट्रेन के जरिए देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंच रहे हैं और मानव रक्षा का काम भी कर रहे हैं। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और यहाँ पर रोक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। నమస్కారం. కరోనా మహమ్మారి ప్రపంచాన్నంతా వణికిస్తున్న ఈ సమయంలో నేను ఇంట్లోనే ఉంటూ ఇంటి నుంచి పనిచేస్తూ అందరినీ సురక్షితంగా ఉంచే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. ఇవాళ మనం తీసుకునే నిర్ణయాలే రేపటి మన భవిష్యత్తుకు బాటలు వేస్తాయన్న విషయాన్ని గమనించి అందరూ 3 నియమాలను పాటించాలి. 1. బయటికి వెళ్ళినప్పుడు మాస్కులు ధరించండి. 2. వ్యక్తిగత శుభ్రత పాటించండి. 3. సామాజిక దూరాన్ని ఖచ్చితంగా పాటించండి. ఈ 3 కనుక అమలు చేస్తే మనందరం ఈ పరిస్థితిని అధిగమించి బంగారు భవిష్యత్తు వైపు ప్రయాణం చేయవచ్చు. शिवम सिंह ये ड्रिप सिंचाई से अपना उत्पादन दोगुना कर रहे हैं। कई प्रकार के तरबूज और खरबूज पैदा भी कर रहे हैं। इसमें अनमोल, मुस्कान, विशाला नाम की तरबूज और खरबूजे हैं, जिनकी मिठास और रंग भी अलग अलग है। चंदौली लॉकडाउन के ग्रीन जोन में है। इसके बारे में दूरदर्शन न्यूज पर समाचार देखकर जिले भर से किसान इनसे सीखने और देखने आ रहे हैं। मैं तरबूज और खरबूज का खेती किया हूँ, जो कि 9 प्रकार का है। 5 प्रकार का खरबूज और 4 प्रकार का तरबूज लगाया हूँ, जिसमें 2 वैरायटी बहुत अच्छी है। अंदर से पीला है, एक काटने बाहर से हरा है और अंदर से पीला है, और एक तरबूज है बाहर से पीला और अंदर से लाल है। और खरबूज दो खरबूज बहुत अच्छे हैं, एक बाहर से हरा है और अंदर से भी हरा है, जो बहुत मीठा है। और एक खरबूज है बाहर से भी पीला है और अंदर से सफ़ेद है,
स्वदेशी जागरण मंच किसानों के लिए काम करने वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक शाखा है। इसने भी किसानों का स्वदेशी के साथ आय बढ़ाने वाली फसलों और जैविक खेती से जोड़ा है। प्रधानमंत्री की सोच लोकल से ग्लोबल को आगे बढ़ाने के लिए इनके तरबूज और खरबूजे के प्रचार प्रसार को पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में करने के लिए कमर कस ली है। चंदौली के अंतर्गत ये एक गांव है, बबुरी गांव, जहां पे यहाँ के किसान, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पूरा धान का बेल्ट है, जहाँ पे कि धान प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पे किसान ने इस धान के बेल्ट में खरबूजा और तरबूज, ये 9 प्रकार के खरबूज और तरबूज यहाँ पे बोए गए हैं और विशेष प्रकार की खेती की जा रही है। जहाँ सरकार किसानों के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, वहीं देश के युवा और जागरूक किसान भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेती करने के लिए तैयार है। किसान अकेले अपने दम पर, युवा किसान, इसने तरबूज और खरबूजे की खेती शुरू की। डीडी न्यूज ने दिखाया, चंदौली के किसान इससे संपर्क कर रहे हैं। स्वदेशी जागरण मंच जो स्वदेशी की बात करता है, उसके भी कई पदाधिकारी इसके लिए प्रचार प्रसार का काम शुरू कर दिए हैं। और प्रधानमंत्री का भी सपना है, जो बात किए हैं अभी लॉकडाउन के दौरान, कि स्वदेशी की बात की है, लोकल से ग्लोबल की बात की है। तो इस तरह से अगर स्वदेशी जागरण मंच प्रचार प्रसार करेगा, डीडी न्यूज जैसे चैनल्स प्रचार अगर इसको दिखाएंगे, तो निश्चित रूप से ये लोकल से ग्लोबल की ओर बढ़ेगा। हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, चंदौली। और कोरोना वायरस महामारी ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया है। आपदा की इस घड़ी में देश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए लोकल, वोकल और ग्लोबल के प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान को हरिद्वार की 170 आयुर्वेदिक फार्मेसियां कैसे चरितार्थ कर रही हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट। लोकल से वोकल तथा वोकल से ग्लोबल बनाने की मुहिम में भी प्रधानमंत्री स्वयं शामिल रहे हैं। इसी कड़ी में योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलवाकर उन्होंने योग व आयुर्वेद के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा किए हैं, जिसका लाभ आयुर्वेदिक फार्मेसी कंपनियां व योग प्रशिक्षक उठा रहे हैं। साथ ही साथ आपदा में नए अवसरों की तलाश के मद्देनजर आयुर्वेदिक कंपनियों ने भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाओं के निर्माण की गति भी बढ़ा दी है। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर जीएस जंगपांगी का कहना है कि हरिद्वार में लगभग 170 आयुर्वेदिक फार्मेसी उत्पादन कर रही हैं तथा कोरोना महामारी को देखते हुए कुछ और नई दवाइयों के लिए भी लाइसेंस के लिए आवेदन दिए जा रहे हैं, जिससे नए योग भी बाजार में आ सकेंगे और लोगों को कोरोना सहित अन्य बीमारियों से बचाव के लिए ऐसी दवाइयां कारगर साबित होंगी। 170 के लगभग जो है आयुर्वेदिक फार्मेसियां काम कर रही है। इसमें जो है हमारे पतंजलि का तो खैर उसमें अच्छा रिस्पांस है, काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है इनके द्वारा प्रोडक्शन किया जा रहा है। इनके द्वारा जो है आयुर्वेद को जो है काफ़ी ऊंचाई पर लाया गया है। वहीं पतंजलि योग पीठ के प्रमुख बाबा रामदेव ने दूरदर्शन न्यूज से बातचीत करते हुए बताया कि आयुर्वेद में हजारों सालों से जीवन की रक्षा के लिए संजीवनी माने जाने वाली दवाओं का निर्माण किया जाता रहा है। बाबा रामदेव ने कहा है कि हम योग व आयुर्वेद को अपनाकर तथा खान पान में सावधानी बरतकर कई बड़ी बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। साथ ही योग व आयुर्वेद रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर हमारे शरीर के आंतरिक प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है। भारत के प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, 20 लाख करोड़ रुपए का, एक कोरोना से उभरने के लिए, उससे देश को आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनाने के लिए कि हम लोग भारत में चीज़ें बनाएं, उसको बेचें, उनको खरीदें, उसको के ऊपर हम फक्र गौरव अनुभव करें। तो ये लोकल से ग्लोबल होने की जो बात मोदी जी ने कही और उसके बारे में वोकल होने की बात कही है, यह इस देश की बहुत बड़ी आवश्यकता है और बिना स्वदेशी के कोई भी राष्ट्र स्वावलंबी आत्मनिर्भर बन नहीं सकता। वहीं हंस हर्बल कंपनी के महाप्रबंधक नवीन चौहान का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं आयुष मंत्रालय द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए जब से योग एवं आयुर्वेद अपनाने की सलाह लोगों को दी गई है, तब से शीत जनित रोगों जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, छाती के रोगों से बचाव के लिए ली जाने वाली दवाइयां
जिसमें च्यवनप्राश, तुलसी गिलोय जैसी दवाइयां शामिल हैं। उनकी मांग काफी बढ़ गई है। क्वेश्चन के लिए जो आयुष मंत्रालय ने जो एक क्वाथ के विषय में जो घोषणा की है, आयुष क्वाथ, उसको हम ले तो ज़्यादा बेटर होगा। साथ में तुलसी सबके घर में है और आसानी से उपलब्ध है, तुलसी का भी हम सेवन करें, गर्म पानी पिए और प्रॉपर वे में गर्म खाना खाएं। गौरतलब है कि 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद पहली बार देश के किसी पीएम ने लोकल स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग की इतनी जोरदार तरीके से वकालत की और इसे आम जनजीवन के मूल मंत्र के तौर पर स्थापित करने का नारा दिया, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राजस्थान की एक कंपनी ने 7 रोबोट बनाए हैं जो कोरोना संकट के समय काफी मददगार साबित हो रहे हैं। ये रोबोट कोरोना योद्धाओं की मदद कर रहे हैं। ये न केवल थर्मल स्क्रीनिंग कर सकते हैं बल्कि ऐसे लोगों की भी पहचान कर सकते हैं जो मास्क नहीं पहनते। ये रोबोट मरीजों को भोजन और दवाइयां भी दे रहे हैं। इसकी वजह से अस्पतालों के कामकाज में काफी स्टाफ को काफी आसानी हो रही है। और रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ।